अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले और हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था एंजाइम्स का कि एंजाइम्स असल में होते क्या है, क्या उनका असल में फंक्शन होता है, किस तरह से वो रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एंजाइम्स के। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि एंजाइम्स फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किए थे या जिसने भी ये नाम दिया था एंजाइम का, वो था जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम है विल्हेल्म कोहने। 1878 में उसने ये टर्म यूज़ की थी। ठीक है, एंजाइम्स की। एंजाइम्स अब हमारे पास क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है। ग्लोबुलर का मतलब होता है यूजुअली इनकी जो शेप होती है वो ग्लोबुलर होती है। ठीक है, इसलिए इनको ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। और ये एंजाइम्स किससे मिलकर बनी होती है, या अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। और क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं तो असल में प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन्स कोई भी प्रोटीन हो, सिर्फ एंजाइम की बात नहीं हो रही, प्रोटीन्स जितनी भी होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन्स का। ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड्स क्या कहती है, प्रोटीन्स को बनाती हैं। तो यूजुअली जो किस तरह से अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, एक तो ये कि लॉन्ग होती हैं और लीनियर चेन्स होती हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, जिन्होंने क्या करना होता है, खुद को इतना फोल्ड कर देना होता है कि एक प्रॉपर एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बना देना होता है, जिसे हम लोग प्रोटीन्स कहते हैं। तो एंजाइम्स हमारे पास ज़्यादातर जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी यही है कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आ जाता है कि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये आ जाती है कि अगर हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था कि एंजाइम्स जो है वो स्पीड करते हैं रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन हो उसको स्पीड अप करते हैं। तो अगर सपोज कोई अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि जिसमें एंजाइम्स को यूज़ नहीं किया जा रहा एज अ बायोकैटलिस्ट, वो वाला रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो स्लोअर होगा उस रिएक्शन के निस्बत जिसमें एंजाइम्स को यूज़ किया जा रहा है एज अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो देखिए एंजाइम जो है एज अ बायोकैटलिस्ट अगर किसी भी रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, वो मिलियंस ऑफ टाइम्स क्या होगा, फास्टर होगा वो वाला रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। इसलिए एंजाइम्स यूज़ होने चाहिए ताकि रिएक्शन क्या हो, फास्टर हो, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये आती है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक इस सेंस में होते हैं कि जो हमारे पास सपोज के एंजाइम है और बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट्स प्रेजेंट है। अब एंजाइम इसलिए इतने स्पेसिफिक होते हैं कि जो भी एंजाइम की शेप होगी ना, जिस शेप के साथ उसका सबस्ट्रेट मैच हो रहा होगा, उसने उसी के साथ जाके बाइंड करना और उसने किसी के साथ जाके बाइंड नहीं करना। इसीलिए एंजाइम्स क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि ये स्पेसिफिक इस सेंस में भी होते हैं कि टाइप ऑफ द रिएक्शन के। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एंजाइम्स हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, तो हर एंजाइम का अपनी लोकेशन में एक पर्टिकुलर क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, उसने उन्हीं रिएक्शंस में जो है वो उन्हीं रिएक्शंस को कैटलाइज करना होता है जहाँ पे वो प्रेजेंट है। ऐसे नहीं होता कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है वो इंट्रासेलुलर रिएक्शन को जाके कैटलाइज करेगा, ऐसे नहीं होता। इसलिए जो है एंजाइम्स हमेशा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एज वेल। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की समझ आ गई। अब आगे देखते हैं। सिर्फ एंजाइम का जो स्मॉल पोर्शन होता है, यानी कि पूरा एंजाइम हमारे पास रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता, सिर्फ एंजाइम का छोटा सा हिस्सा जो है वो यूज़ होना होता है, जिससे उसने क्या करना है, रिएक्शन को कैटलाइज कर देना होता है। ठीक है, उस जो रीजन को हम लोग कहते हैं जिसने असल में कैटालिसिस करनी होती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, वहाँ पे जाके क्या होगा, वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और रिएक्शन करेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे डायग्राम बना के दिखाई है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि सपोज ये एक एंजाइम है।
अब ये सबस्ट्रेट है, आप ये देखेंगे ये पूरे तरीके से अंदर फिट हो सकता है। एक तो ये कि एंजाइम इस वजह से स्पेसिफिक भी है कि जो उसके साथ फिट होगा उसने उसी सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करना है। और दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि ये सपोज एंजाइम है, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। अब ये वाला सिर्फ इसका जो रीजन है ना जिसके साथ उसने बाइंड करना है सबस्ट्रेट के साथ और फिर रिएक्शन को कैटलाइज करना है, सिर्फ इतने से पोर्शन जो है वो यूज़ हो रहा है एंजाइम का जिसने रिएक्शन को कैटलाइज करना है, और इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, ये है इसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये आती है कि एंजाइम की जो प्रोडक्शन होती है वो हम लोग इन्हांस भी कर सकते हैं और डिमिनिश भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमारे पास सेल में उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी ना कि एंजाइम का कितना हमें वर्क चाहिए, कितनी उसकी एबिलिटी चाहिए कि वो रिएक्शन को कैटलाइज करे। ठीक है, तो वो हम लोग वो हमारे पास एंजाइम की प्रोडक्शन जो होती है वो इन्हांस भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये किससे रेगुलेट होते हैं? ये इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स से रेगुलेट होते हैं। ठीक है, अब इनहिबिटर्स जो होते हैं उसने असल में क्या करना होता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना होता है, और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं जिसने एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंजाइम की एक्टिविटी को भी हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये आती है कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स आ जाते हैं जिनको कोई एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सपोज किसी एंजाइम ने काम करना है लेकिन उसको कोई एडिशनल कंपोनेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अकेला ही काम कर सकता है, तो वो हमारे पास कुछ एंजाइम्स ऐसे भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं ना उनको कोई एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास एंजाइम्स आते हैं जिनको हमारे पास चाहिए होता है कोई एडिशनल कंपोनेंट, वो यूजुअली क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स ने क्या करना होता है, खुद तो प्रोटीन्स है ना, उनको क्या चाहिए होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आइंस चाहिए होते हैं। ठीक है, जिसके साथ वो मिलके काम करते हैं। बाद में एंजाइम क्या करते हैं, बाद में रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ एडिशनल कंपोनेंट की भी ज़रूरत होती है। ये जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आइंस आ जाते हैं जिनके साथ उन्होंने इकट्ठे मिलकर काम करना होता है, उनको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, और कोफैक्टर्स हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे कि एग्जांपल है हेम और फ्लेविन की, और इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आ जाती हैं, मेटालाइंस। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फैक्टर के लिहाज से अगर देखें, अगर तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक फैक्टर है, कोफैक्टर है, वो टाइटली उसके साथ बाउंड है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है उसके साथ एंजाइम के साथ, तो इसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। अगर तो कोफैक्टर टाइटली हमारे पास बाउंड है एंजाइम के साथ, इसको हम कहेंगे कोफैक्टर्स। अगर हमारे पास ये लूजली अटैच है एंजाइम के साथ, तो इसको हम कहेंगे कोएंजाइम्स। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपने मिक्स नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब कोएंजाइम्स ने असल में क्या करना होता है, ये एक तो ये कि लूजली अटैच है एंजाइम्स के साथ, दूसरा ये आता है कि इन्होंने केमिकल ग्रुप्स को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट काम भी आता है। और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें वाइटामिन आ जाते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं एज अ कोएंजाइम्स, इस पे आते हैं राइबोफ्लेविन, थायमीन, फॉलिक एसिड। तो ये वाले वाइटामिन भी हेल्प आउट करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। ठीक है, लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की ये आती है कि हमारे पास जो बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं ना वो इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, और किस तरह से इकट्ठे काम करते हो, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में करते हो। एक तो ये कि उन्होंने इकट्ठे काम करने लेकिन पूरा एक ऑर्डर होता है। ठीक है, और वो क्या पूरे इस ऑर्डर से क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज बनाते हैं। अब मेटाबॉलिक पाथवेज किस तरह बनाते हैं, सपोज एक एंजाइम है, उसने क्या किया है, सबस्ट्रेट के साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बन गया, वो एंजाइम तो फारिग हो गया। अब दूसरा एंजाइम क्या करता है, वो वाले प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेगा और फिर उसके साथ वो दूसरा एंजाइम उसके साथ बाइंड करेगा, फिर एक और नया प्रोडक्ट बनाएगा।
इसी तरह से फिर तीसरा एंजाइम आएगा, वो उसको जो प्रोडक्ट बना है उसको एज अ सबस्ट्रेट लेगा, उसके साथ जाके बाइंड करेगा, फिर चौथा प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह से ये प्रॉपर जो है वो सीरीज अकर होती है और हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज बनते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की। अब हमारे पास कुछ यूजेस आ जाते हैं एंजाइम्स के। ठीक है, यूजेस में हम लोग एंजाइम्स को हम लोग खुद भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस फास्टर हो। ठीक है, इसलिए हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आती है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में क्या होता है कि एंजाइम्स ने क्या करना होता है, स्टार्च को ब्रेक करते हैं और सिंपल शुगर्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च असल में हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है शुगर्स का। ठीक है, तो इसमें फूड इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है ताकि स्टार्च को ब्रेक किया जाए और सिंपल शुगर्स बनाई जाएं। और इससे क्या, एंजाइम से हम लोग प्रोडक्शन किस किस चीज़ की करते हैं, वाइट ब्रेड्स की, बन्स की, और इसके अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में। ब्रूइंग इंडस्ट्री में देखें तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसमें भी ब्रेक करते हैं स्टार्च को और प्रोटीन्स को। स्टार्च होती है जो शुगर से मिलके बनी होती है और प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। ठीक है, इसमें जो ये इसके बाद इन्होंने ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो हमारे पास यीस्ट बाद में यूज़ करेगी। यीस्ट असल में एक फंजाई होती है, ठीक है, फंगस होती है। यीस्ट ने उसको यूज़ करना है उनके प्रोडक्ट्स को और फिर फर्मेंटेशन करती है आगे। फर्मेंटेशन से क्या होता है, हम लोग अल्कोहल वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड हमारे पास इंडस्ट्री आती है पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स ने क्या करना होता है, स्टार्च को ब्रेक करना होता है। क्यों करना होता है? ताकि उसकी विस्कोसिटी को कम किया जाए। विस्कोसिटी यानी उसकी थिकनेस को कम किया जाए। ठीक है, तो इसमें भी एंजाइम्स ने स्टार्च को ब्रेक किया ताकि हमारे पास क्या, इससे बनना क्या है, पेपर बनाए जा सके। ठीक है, चौथी चीज़ हमारे पास आती है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल एंजाइम्स भी आ जाते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स के साथ, जिसमें बायोलॉजिकल डिटर्जेंट आ जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है प्रोटीएज एंजाइम्स। प्रोटीएज एंजाइम्स ने क्या करना होता है, ये प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करता है। प्रोटीन स्टेन्स में जिसमें एग्जांपल आती है एग आ जाता है, वॉमिट वगैरह होती है, अगर सपोज इस तरह के कोई स्टेन्स लग जाते हैं, ब्लड लग जाता है, तो इस तरह के जो स्टेन्स होते हैं उसको रिमूव करने में प्रोटीएज एंजाइम्स हेल्प आउट करते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं अमाइलेज एंजाइम्स। अमाइलेज एंजाइम्स से क्या करना होता है, ये हम लोग यूज़ करते हैं डिश वॉशिंग में, ताकि जो हमारे पास जो रेजिस्टेंट स्टार्च रेसिड्यूज है उसको रिमूव किया जा सके। रेजिस्टेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल परमानेंटली एक तरह से लगे हैं, वो जो मिटते ही नहीं है, उस तरह के रेसिड्यूज ना, स्टार्च के रेसिड्यूज। इसमें यूजुअली ये वाले रेसिड्यूज बीन्स, पीज, ओट्स वगैरह से लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत मुश्किल से ये मिटते हैं। तो अमाइलेज एंजाइम्स क्या करता है, इन रेसिड्यूज को भी रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे यूजेस हैं एंजाइम्स के, जो कि हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बुक से बताती हूँ कि बुक से हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम से। ठीक है, सबसे पहले तो ये आता है कि ये विनहेम गोनेज ने स्टार्ट की ये यूज़ किया था टर्म एंजाइम को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। सबसे पहले तो ये प्रोटीन्स होती हैं, ये फास्टर रिएक्शन करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जिस रीजन ने कैटालिसिस करनी होती है उसको एक्टिव साइट कहते हैं। इसकी एक एबिलिटी को आप इनहांस और डिमिनिश भी कर सकते हैं, किस तरह से इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स से। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो प्रोटीन्स आ जाती हैं, एंजाइम्स आ जाती हैं, उनको कोई एडिशनल कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत होती है, जिसमें कोफैक्टर्स आ जाते हैं। और अगर तो ये टाइटली हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड है एंजाइम्स के साथ, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहेंगे, और अगर लूजली बाउंड है तो इसको हम लोग को एंजाइम्स कहेंगे। ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या होता है, पेपर में वो दे देते हैं कभी कभार कोफैक्टर और को एंजाइम में डिफरेंस बताएं, और कभी आ जाता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और को एंजाइम में डिफरेंस बताएं, कभी आ जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर में डिफरेंस दिखाएं बताएं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लास्ट में याद करना है। ठीक है,
लास्ट हम लोगों ने इसमें देखा कि ये मेटाबॉलिक पाथवेज भी बनाते हैं, सारे वो एंजाइम्स वर्क करते हैं टुगेदर। फिर हम लोगों ने कुछ यूजेस देखे हैं इस पर, फूड इंडस्ट्री, ब्रेइंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारी बस वीडियो इतनी थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। और इसके अलावा आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये नोट्स का। इसके अलावा एक और लिंक दिया हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाएं, कुछ बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।